Dear students, how are you? Today we are going to read next poem, Amanda of class 10th. It is composed by Robin Klein. ये बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिस्टिक पोएम है और इस पोएम में ये बताया गया है कि किस तरह से माता पिता और बड़े लोग बच्चों को नियंत्रित करते हैं और टोका टाकी करते हैं और इंटरफियर करते हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो बच्चों की फीलिंग क्या होती है? बच्चे बहुत ही घुटन सी महसूस करते हैं क्योंकि उनकी दुनिया कुछ और होती है, वो कुछ और करना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। तो लेट्स रीड द पोएम। अमेंडा। अमेंडा इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल। एक कॉमन नेम है, एक लड़की के लिए सिम्बलाइज किया गया है ऑल द चिल्ड्रन। और ये पोएम जो है वो स्टेंजाज में है। स्टेंजा आफ्टर स्टेंजा पैरेंथेसिस में है, कोष्ठक में है। जो कोष्ठक में है वो बच्चे की इमेजिनेशन है और जो स्टेंजाज फर्स्ट जो स्टेंजाज हैं उसमें पेरेंट्स ने, एल्डर्स ने बच्चों को टोका है और कंट्रोल किया है, इंस्ट्रक्ट किया है, निर्देशित किया है, हर चीज़ किया है। देखिए, एवरी चाइल्ड feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को निर्देशित किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, रोका जाता है कि ये काम करो, ये ना करो। You too मतलब आप रीडर्स, you too may feel that your freedom is curtailed. curtail मतलब होता है कम करना, to minimize. आपने भी अनुभव किया होगा कि आपकी स्वतंत्रता, आपकी आज़ादी को कम कर दिया गया है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ें लिखिए कहीं ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आप कौन सी चीज़ें करना चाहते हैं, और लेकिन आपके माता पिता और आपके बड़े लोग उसको करने की अनुमति नहीं देते। लेट्स रीड द पोएम। तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द एल्डर्स on the children always they are instructed, they are nagged. उनको टोका जाता है, उनको कोसा जाता है कि ये करो, ये ना करो। तो this poem is totally based on this. Let's read the poem. Dear students, don't bite your nails, Amanda. Amanda एक लड़की है जो सिम्बलाइज करती है सारी लड़कियों को, सारे बच्चों को, all the girls को। तो यहाँ देखिए, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ये पेरेंट्स या उसकी माँ उसको डांटती हुई कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। अमांडा, अपने नाखून को मत काटो, दांत से काटना, बाइट। डोंट हंच योर शोल्डर्स। शोल्डर मीन्स कंधे, हंच मीन्स होता है उचकाना, ऊपर करना, अपने कंधों को ऊपर। कुबड़ होता है हंच मीन्स ऊपर करना, हंच, अपने कंधों को मत उचकाओ, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। स्लाउचिंग का मतलब होता है बहुत ही ऐसे ही ढीले ढाले बैठ जाना। तो उसकी माँ कहती है कि ढीले ढाले मत बैठो, सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। वो लड़की देखिए क्या इमेजिन करती है, डे ड्रीमिंग करती, दिवा स्वप्न देखती है और एक कल्पना करती है। देखिए पैरेंथेसिस में मतलब होता है कोष्ठक में लिखा हुआ है। ये लड़की की, अमांडा की अपनी एक कल्पना है। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्विड मीन्स होता है शिथिल, बिल्कुल शांत पानी। एमरल्ड एक हरे रंग का पत्थर होता है, कीमती पत्थर। तो जो समुद्र है वो जलीय पौधों के साथ वो लगता बिल्कुल है एमरल्ड जैसा। एमरल्ड सी यहाँ पर रूपक अलंकार है, मेटाफर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल मतलब होता है एकमात्र, एक सोल होता है SOUL, आत्मा। SOLE मतलब होता है मुख्य, एक। इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब निवासी। अब मरमेड मतलब जल परी, मत्स्य परी, एक काल्पनिक जो है, देखा ऐसा नहीं गया है। मरमेड, द लोअर पार्ट इज ऑफ फिश एंड द अपर वन इज ब्यूटिफुल वुमेन। तो मरमेड जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब हो तो बहना,
जल के साथ बहना। ब्लिसफुली मतलब होता है आनंद पूर्वक, हैप्पीली, वेरी हैप्पीली। तो एक शांत एक समुद्र है, एक शांत बहुत ही शिथिल समुद्र है, एमरल्ड मतलब वो पत्थर जैसा दिख रहा है, जहाँ पर वो अकेले एक निवासी है, वो रहने वाली है। गहरे रंग में शिथिल समुद्र की वो एक निवासी है, और वो एक मत्स्य कन्या है। मत्स्य कन्या मतलब मरमेड है, ठीक है। और आनंद पूर्वक लहरों के साथ बह रही है वहाँ पर। एक कल्पना करती है, तो उसको टोका जाता है कि ढीले ढाल मत बैठो, सीधे बैठो अमांडा। तो यहाँ पर वो कल्पना करती है। आगे देखिए, फिर उसको कुछ कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब यहाँ फिर उसकी माँ कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क, जो स्कूल का होमवर्क है, वो पूरा कर लिया है? कर लिया था अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम? टाइडी मतलब होता है साफ करना। क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। फिर वो उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने जूते साफ करने के लिए अमांडा। तो ये उसकी माँ इंस्ट्रक्ट करती है कि हैव यू क्लीन्ड, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू क्लीन्ड योर रूम, और हैव यू क्लीन योर शूज अमांडा और नॉट। तो नाउ शी इज ऑलवेज अगेन शी इज falling into line of thoughts, imagining I am an orphan roaming the street. ऑर्फन मतलब होता है जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अब यहाँ वो एक कल्पना करती है अमांडा, मैं एक अनाथ हूँ। roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. hushed, roaming मतलब होता है टहलना, घूमना बिना उद्देश्य के। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। पैटर्न मतलब होता है पैरों के निशान बनाना, कोई निशान बनाना। सॉफ्ट डस्ट मीन्स मुलायम धूल। हस्ड मीन्स होता है शांत। बेयर फीट मीन्स नंगे पाँव। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर ये कल्पना करती है अमांडा कि मैं एक अनाथ हूँ, और मैं अपने शांत और नंगे पैरों से उस मुलायम कोमल धूल को उड़ाती हुई, ठीक है, मैं घूम रही हूँ, और बहुत बड़ी शांति है। शांति क्या है? बहुत ही सुनहरी है। द साइलेंस इज गोल्डन, ठीक है, यहाँ पर भी रूपक है। साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और आज़ादी कितनी मधुर है, वो आज़ाद होकर कितनी मधुरता का अनुभव करती है। फिर देखिए, फिर इंस्ट्रक्शन आता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमांडा। अमांडा, चॉकलेट मत खाना। क्या तुम्हें याद है अपनी जो मुहासे तुम्हारे निकले हैं, एक्नी, पिंपल्स, एक्नी? और क्या तुम, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे देखोगी, नहीं, ध्यान नहीं दोगी अमांडा? तो यहाँ पर लिटिल बिट वो अनॉयड है उसकी माँ, और वो रोक रही है चॉकलेट ना खाने के लिए कि डोंट ईट चॉकलेट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव सम साइड इफेक्ट, because she has some acne on the faces. Acne means pimples. और वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे ध्यान नहीं दोगी क्या? फिर आगे देखिए क्या है, पैरेंथेसिस में, कोष्ठक में है, उसकी इमेजिनेशन देखिए लड़की की। आई एम ए रेपेंजेल। रेपेंजेल मीन्स एक राजकुमारी है, और जर्मन फेरी टेल में, परियों की कहानी में एक मुख्य पात्र थी, प्रोटैगनिस्ट थी, जो कि एक टावर में उसको बंदी बनाया गया था। उसके सुनहरे और लंबे बाल थे, और उस टावर से लटके हुए होते थे, और शी वॉज कंट्रोल्ड बाय अ विच। विच मीन्स होता है WITCH, विच मीन्स चुड़ैल।
उसको नियंत्रित करती थी। बाद में वो एक दिन ऐसा होता है कि एक राजकुमार उस सुनहरे बाल से चढ़कर उसको बचा लेता है। तो रेपेंजल एक प्रिंसेस का नाम है, वो जर्मन फेरी टेल में है। आई एम अपनी कल्पना करती है अमांडा, अपनी तुलना करती है रेपेंजल से। देखिए, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर मैं राजकुमारी रेपेंजल की तरह हूँ, मन मौजी हूँ। आई हैव नॉट केयर, मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं है। और जो जीवन है उस टावर पर वो बहुत ही शांत है, ट्रैंक्विल, सुखद शांति है और बहुत ही दुर्लभ है, रेयर है। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत होना। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो पेशेंट को दिया जाता है उनको, उनके दर्द को ख़त्म करने के लिए। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, नो मूवमेंट, सुखद शांति। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को या सर को झुकने नहीं दूंगी। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बी होपलेस। आगे देखिए, फिर उसकी माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब होता है उदास होना, सल्क। तुरंत उदास होना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से मूडी रही हो, मिजाजी रही हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें हमेशा कोसा है, मतलब नाराज़ किया है। नैग्ड मतलब होता है कि स्कोल्ड करना और परेशान करना। तो माँ उसके कहती है कि अमांडा, एट वंस स्टॉप गेटिंग डिप्रेस्ड, अपसेट, and you have been moody, and anybody can think that I have nagged you. Nagged means scolded you, मैंने आप तुमको डांटा है। तो this is all about the poem. This poem is all about, a girl, a child who thinks that he or she is controlled and instructed by parents, and she is always controlled and instructed, and what to do and what not to do, but she has some other thing to do. She wants to be free, she wants freedom, लेकिन उसकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, रोका जाता है, उसको कम किया जाता है। तो दिस पोएम इज रियली रियलिस्टिक पोएम। What is the message of the poem? The message of the poem is that children should not be, their freedom should not be curtailed. They should be given, actual freedom. So let's discuss about question answers. I have sorted it out, and I have written down. See the questions. See the questions. NCERT questions these are. How old do you think Amanda is? How do you know this? अब यहाँ पर आंसर देखिए लिखा हुआ है, अमांडा इज अबाउट अ 9 to 10 years old school going girl. She is being scolded for things typical for that particular age. बच्चों को जब डांटा जाता है तो 10 साल तक, 12 साल तक होता है। तो यहाँ पर एक हो सकता है ना, एक परिकल्पना कर सकते हैं हम, अज्यूम कर सकते हैं कि शी वाज अबाउट 9 to 10 years old. Okay, her parents are trying to inculcate in her good manners and etiquettes. अमांडा के माता पिता उसके अंदर अच्छे चाल चलन और शिष्टाचार, एटिकेट्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, एटिकेट्स, तो इसको डेवलप करना चाहते थे। अमांडा इज़ वेरी इनोसेंट एंड इमेच्योर, और अमांडा जो है बहुत ही इनोसेंट है और इमेच्योर है, अपरिपक्व है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर?
मतलब आप किसे सोचते हैं कि मतलब हु डू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, आपका क्या विचार है कि उसके साथ कौन बात कर रहा है? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ हर मदर. In a traditional household, mother is held responsible for the conduct of child. In this case, also the range of instructions suggests that the speaker is Amanda's mother. तो अक्सर होता क्या है घर में कि माँ ही काफ़ी उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों के लालन पालन में, उसके चरित्र निर्माण में. तो यहाँ पर एक अज्यूम किया जा सकता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही होगी. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई आर स्टैंजाज 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस. स्टैंजा नंबर 2, 4 and 6 ये जो स्टैंजाज हैं वो कोष्ठक में क्यों दिए गए हैं? आंसर देखिए. स्टैंजाज 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द इनर थॉट्स ऑफ अमांडा. जब किसी की इनर थॉट्स को मतलब आंतरिक विचार को व्यक्त किया जाता है तो उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं. दे कैन बी टेकन एज द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्टैंजाज 1, 3 and 5. 1, 3, 5 में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है माँ के द्वारा और उसके अंदर की जो अंतरात्मा है, जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो यहाँ पर कल्पना की दिखाई गई. देयर इज एन अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ स्कोल्डिंग ऑफ द मदर एंड अ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन टू इट गिवन बाय द चाइल्ड. Also, parenthesis is used here to make the reading of the poem friendly. तो parenthesis कोष्ठक इसलिए भी दिए गए हैं कि इसको मित्रवत बनाने के लिए. ठीक है. Who is the speaker in stanzas 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? तो 2, 4 and 6 में जो स्पीकर है वो कौन है? क्या वो 1, 3 और 5 और 7 के जो स्पीकर है उसको सुन रहा है या नहीं? तो स्पीकर यहाँ पर 2, 4 and 6 में चाइल्ड है, उसकी इनर फीलिंग वहाँ पर व्यक्त की गई है. अमांडा अब यहाँ पर देखिए वो क्या सुन रही है इसको? नो, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजाज 1, 3 and 5. शी इज़ लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन. मतलब वो अपनी दुनिया में खोई हुई है और उसकी अपनी एक कल्पना है और उसकी कल्पना से वो वास्तविकता के जीवन से वो पलायन कर रही है, एस्केप कर रही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए 5. व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? शी के साथ वर का यूज किया, कल्पना की गई यहाँ पर. व्हाट वुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? आंसर इट. सी, क्या होता अगर अमांडा एक जलपरी होती? तो यहाँ पर विश किया गया है कि अगर वो जलपरी होती तो एक शांत, वो एक महासागर में, सागर में होती और वो जल के साथ बह रही होती है ना, प्रसन्नतापूर्वक बह रही होती और कोई भी उसको परेशान नहीं करता, स्कोल्ड नहीं करता. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इज अमांडा एन आर्फन? व्हाई डज शी से सो? क्या अमांडा एक अनाथ है? वो ऐसा क्यों कहती है? नो, अमांडा इज नॉट एन आर्फन तो शी विशेस टू बी वन. यद्यपि अमांडा आर्फन नहीं है लेकिन वो उसकी इच्छा है, बिकॉज शी इज सो मच स्ट्रेस्ड विद द कंटिन्यूस नैगिंग ऑफ हर पेरेंट्स. क्योंकि वो इतनी परेशान हो जाती है, लगातार उसके माता पिता उसको मतलब डांटते रहते हैं हर बात पर. शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी बेटर विदाउट देम. तो यहाँ पर कल्पना करती है कि अच्छा ही होता कि उन माता पिता के अपने पेरेंट्स के बिना ही होती. द मेयर प्रेजेंस ऑफ अ पेरेंट्स अराउंड हर डिप्रेसेस हर. उसकी माता पिता की जो प्रेजेंस है, हाँ, वो उसको परेशान ही करती है. अमांडा इज ए little girl who seeks golden silence and sweet freedom. She wishes to roam around the street and draw a pattern with her bare feet. Indeed, it is horribly depressing that Amanda expects being an orphan. वो चाहती है गलियों में घूमना और जो सॉफ्ट मुलायम जो धूल है उस पर अपने नंगे पैरों के निशान बनाना. ठीक है. तो इस तरह से
वास्तव में बहुत ही हॉरिबल है, बहुत ही भयानक है, क्योंकि वो चूज़ करती है वो ऑर्फन होना, अनाथ होना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपंजल? क्या रेपंजल की स्टोरी से आप परिचित हैं और वो रेपंजल बनना क्यों चाहती थी? देखिए, स्टोरी ऑफ रेपंजल। रेपंजल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन ए टावर। रेपंजल वॉज मेड टू लिव ऑन ए हाई टावर बाय ए विच। WITC, विच मीन्स होता है एक चुड़ैल, एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर, वुमेन और विलेन। तो ये स्टोरी जो है रेपंजल की स्टोरी, ये एक टावर पर घूमती है और उसको एक टावर पर बंदी बनाया जाता है एक चुड़ैल के द्वारा। शी इवेंचुअली गॉट यूज टू लिविंग देयर, और वो बहुत ही अभ्यस्त हो जाती है वहाँ के जीवन से अकेले रहते हुए। शी वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। और रेपंजल जो थी वो अपने जीवन से बहुत खुश थी, संतुष्ट थी। रेपंजल हैड वेरी लॉन्ग हेयर, लॉन्ग गोल्डन हेयर, यूजिंग विच द विच यूज टू पे हर अ विजिट। रेपंजल की जो बाल थे वो सुनहरे बाल थे, लंबे बाल थे, इतने लंबे थे कि टावर से लटकते रहते थे। और वो जो विच थी वो वहाँ पर उससे चढ़कर उस टावर पर जाती थी उससे मिलने। द फेट ऑफ रेपंजल टुक अ टर्न when one day a prince came to meet her using her hair। रेपंजल का जो भाग्य था वो बदल जाता है, क्योंकि एक दिन वो एक राजकुमार उसके बालों के सहारे उस टावर पर चढ़ जाता है। द विच हैड पनिश्ड बोथ ऑफ देम बाय सेपरेटिंग देम। फाइनली दे मेट आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स ओनली टू बी यूनाइटेड फॉर एवर दिस टाइम। वो चुड़ैल उनको फिर अलग कर देती है और पनिश करती है। अंततः क्या होता है, फाइनली वो दोनों एक साथ फिर उनका मिलन होता है, मिल जाते हैं। अमांडा विशेस टू लिव लाइक रेपंजल ऑन ए हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन। रेपंजल की तरह अमांडा भी चाहती है रेपंजल के तरह रहना, हर लोगों से दूर रहना, कि टोका टाकी लोग ना करें, इसलिए शी वॉन्ट्स टू बी like Rapunzel। she seeks peace and harmony। वो क्या चाहती है? seeks means चाहना, शांति और एकांत, मेल, हारमनी। that is the reason Amanda wishes to be like Rapunzel। ये कारण है कि वो रेपंजल की तरह बनना चाहती थी, कोई परेशान ना करे, टावर में अकेले जिस तरह रहती थी वैसे रहे। however she is also makes a point that in order to avoid being disturbed she would never let her hair down for anyone to climb to her। तो वो डिस्टर्ब ना हो किसी से, इसलिए वो अपने बाल को, लंबे और सुनहले बाल को नीचे टावर के नीचे कभी अपने सर को गिराना नहीं चाहती थी, बाल को, जिसके सहारे वो कोई चढ़कर ऊपर चढ़ आ जाए। she needs no one to make her life happy। she needs no one to make her life happy। वो चाहती है कि कोई भी उसका जीवन खुशहाल ना बनाए, क्योंकि लोग सलाह देते हैं ये करो ये ना करो, तो अच्छा हो कि कोई इंटरफेयर ना करे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल yearn for? yearn for मतलब लालायित होना, चाहना कोई चीज़। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? A girl like Amanda yearns for freedom and space for herself। she, तो अमांडा किसकी लालायित थी, किसकी इच्छा रखती थी? स्वतंत्रता की, आज़ादी की, कि कोई इसको परेशान ना करे, टोका टाकी ना करे। she is incapable to fulfill the expectations of her parents। Amanda is no less than a symbol for all the children who face similar fate irrespective of class, color or nationality। Traditional societies demand a certain type of behavior from the individuals, and the training to produce such begins at a very young age। Parents ignore the innocence and understanding level of their children, and thereby the young ends up killing their imagination and thoughts। तो अमांडा चाहती है कि कोई भी इंटरफियर उसको ना करे, उसकी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। और
उसके माता पिता, वो चाहती है कि पेरेंट्स इग्नोर, और यहाँ पर बताया गया कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों की जो इनोसेंस है और उसकी जो इनर जो थॉट्स हैं उसको इग्नोर करते हैं। बच्चे जो करना चाहते हैं तो उससे रोका उनको जाता है और उनकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है। तो अमांडा चाहती है कि ऐसा ना किया जाए। लास्ट क्वेश्चन है, रीड द लास्ट स्टैंजा। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? आंसर है नो, अमांडा इज नाइदर सल्किंग नॉर मूडी। ना तो अमांडा उदास है, सल्किंग, ना ही बहुत ही मूडी है, मिजाजी। शी इज सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन द नैगिंग बिजनेस ऑफ अ पेरेंट्स। सरल रूप में वो नहीं, अपने माता पिता के जो टोका टाकी है, जो स्कोल्डिंग नेचर है, उससे परेशान है। अमांडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस ओवर द मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इनटू हर। और अमांडा अपने माता पिता के दिए गए जो शिष्टाचार है, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी अपेक्षा वो अपने कल्पना और अपने इनर जो थॉट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। शी wants to do what she likes simply. So hope you must have understood the poem and questions as well. So that is all for the video. Have a good day.